ये आज हमारे साथ है संगीता राजपूत मैम, बायोलॉजी टीचर है। मैम वेलकम टू आवर स्टूडियो। मैम थोड़ा सा हम बायोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं कि है ये बायोलॉजी, हम समझते हैं कि हमारी बॉडी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, क्या है ये बायोलॉजी सब्जेक्ट और कैसे आया ये? बिल्कुल, ये जो बायोलॉजी है ये बॉडी से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द जर्नल साइंसेस। हमारी बेसिक साइंसेस हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में या नेचर में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अब एक वाटरफॉल हो रहा है तो पानी नीचे गिर रहा है, दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही बायोलॉजी इज अ साइंस विच कंपोजेस ऑफ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। अगर आप प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको बॉटनी बोल देंगे। अगर आप एनिमल्स को पढ़ रहे हैं ना, जू मीन्स एनिमल्स, दैट इज ज़ूलॉजी। तो बायोलॉजी एक बहुत बेसिक साइंस में आता है, और धीरे धीरे जब हम और ज़्यादा डीप पढ़ते जाते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स को वास्ट करते हैं। जैसे कि आपकी बायोलॉजी से ही निकलता है माइक्रोबायोलॉजी, व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट माइक्रोब्स, है ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया। जैसे अभी कोविड आके गया है तो वायरस इज अगेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है हमारे पास जैसे बायोटेक्नोलॉजी आता है। आजकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स की हेल्प से हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे बायोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो रहा है। तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट आया कहाँ से? ये वर्ड, ये बायोलॉजी कैसे, एग्जिस्टेंस कहाँ से? सर बायोलॉजी दो वर्ड से बन रहा है, बायो एंड लॉजी। लॉजी इज स्टडीज। तो बायो मीन्स जो भी लिविंग चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं, वो चाहे एक माइक्रो है, एक प्लांट है, एक एनिमल है, तो जो भी आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब आप स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर बायोलॉजी। उसमें आप चाहे आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि एक फ्लावर है, कोई फ्लावर अलग तरीके से है, कोई बंच ऑफ फ्लावर है, तो आप उसका एक मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी आता है यहाँ पर। मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, देखने में बाहर से कैसा है, एंड एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि अंदर से वो चीज़ कैसी दिखती है। लाइक अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को देखें, हमें पता है हमारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, ये हमारा सिस्टम है, बट अंदर से हार्ट के टिश्यूज कुछ और हैं, हमारे लेग्स के टिश्यूज मसल्स कुछ और हैं। तो बहुत ज़्यादा बाइफिकेशंस रहती है हमारे पास बायोलॉजी में। मैम जैसे पुराने टाइम पर होता था कि आई हर्ड सर्टेन स्टोरीज कि किसी ने बॉडी काटी तो लोग इसके अगेंस्ट हो जाते थे, लोग बॉडी को एनालिसिस नहीं कर लेते थे, देखिए क्या है, एज इट इज उसको डिकम्पोज कर देते थे। लेकिन किसी इंटेलेक्चुअल को हुआ होगा कि मेरे को जानना है कि ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं और इसको ठीक किया जा सकता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो इनिशियल स्टेजेस पर आपको कोई थ्योरी याद आती है, कोई एक्सपेरिमेंट की किसी ने किया हो? ये बहुत एशियन टाइम से है। जैसे सुश्रुत जी थे, ही स्टार्टेड विद प्लास्टिक सर्जरी। हुआ क्या था, जैसे पहले के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी इंडिया से राइट, प्लास्टिक सर्जरी इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। कैसे, वो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो जब लड़ाइयाँ होती थी तो बहुत सारे सैनिक दे डाए, है ना, तो इतने सारे लोगों को कहाँ जलाएंगे क्या, तो उस टाइम पे वो नदी में बहा देते थे कि पानी के साथ दे विल गो एंड डिकम्पोज। तो ये जो सुश्रुत जी थे, उन्होंने क्या किया, नदी के दूसरी तरफ वो डेड बॉडीज को निकालते थे। अब उसमें से कुछ लोग शायद जिंदा भी होते थे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, तो वो देखते थे इनका कौन सा ऑर्गन, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, कि हम कुछ ठीक कर पाए। तो आपने सुना होगा कि ताज़ा चोट लगती है तो अगर कुछ आप जैसे फिंगर टूटा एकदम से ताज़ा जोड़ दोगे तो वो स्टिचेस के साथ वापस से ब्लड एंड ऑल सब आपस में कनेक्ट कर जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, तो मैंने एक आइसक्रीम स्टिक होती थी, हाँ, तो वो लगाया और उसके ऊपर बैंडेज लगा दिया और वो उसने खुद ही हील किया। हाँ, तो वो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो डेड बॉडीज थी उनके एक्सटर्नल पार्ट्स निकाल के जो अभी थोड़ा सा सर्वाइविंग थे उनको लगाया। तो फ्रॉम देयर उन्होंने लिखना शुरू किया कि मैंने ये कैसे किया, क्या किया। तो वो सारे जो स्टडीज थी वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में घूमी एंड इट ओरिजिनेटेड एज अ प्लास्टिक सर्जरी। ओके, ग्रेट। ये कुछ अगर आपको वेस्टर्न कंट्रीज की कोई स्टडी याद हो किसी का, क्योंकि मेरे मैम कैसे बच्चों को अगर हमें बायोलॉजी समझाना होता है तो हम कैसे उनको कैसे समझाते हैं कि हम उनकी खुद की बॉडी की बात कर रहे हैं? और बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाना तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज बच्चा एक ऐसा जिज्ञासु है जिसको आप जो भी समझाएंगे वो उसको वैसे ही समझेगा। छोटा बच्चा है ना,
मैं जो हूँ, मैं मोस्टली आई हैव टॉट 11th-12th MSc BSc, तो वो बच्चे पहले से ही बहुत कुछ जान कर आते हैं जब तक वो भी 10th कर चुके होते हैं। तो उनको जब हम पढ़ाते हैं तो वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बच्चों को मोस्टली क्या याद रहता है जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं, उनको एक टर्म आपको भी याद होगी, फोटोसिंथेसिस। वो हमेशा हमें याद रहती है कि फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट खाना बनाता है, वो हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी आती है ना, फूड चेन एंड फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं दैट, बच्चों के लिए तो हमारे पास एक सेट पैटर्न है कि ये सिलेबस हमको कराना है। बट स्टार्टिंग में हम हमेशा किस तरीके से पढ़ाएंगे, पहले थोड़ा उसको बायो के साथ रिलेट कराते हैं, जैसे थोड़ी कहानी सुनाई कि ऐसे होता है बेटा, आपने फ्लावर देखा होगा, हाउ फ्लावर इज, है ना, अलग अलग कलर्स हैं, अच्छा वो फ्लावर पॉलिनेट कैसे करता है, उसके अंदर नेक्टर है, तो अपने आप वो उतना कलरफुल या उसका इतना वो उसका फ्रेगनेंस है कि इंसेक्ट अपनी तरफ, अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस अट्रैक्शन के थ्रू दोनों का काम हो रहा है, जो इंसेक्ट है उसको फूड मिल रहा है नेक्टर, और जो प्लांट है उसको रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो अपने पॉलन ग्रेन्स उसके पैर पे लग जाएंगे। सपोज बी की बात करें तो वो बी दूसरे प्लांट पे जाएगी, तो वो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाके उसको पॉलिनेट कर देगा। तो ये चीज़ जब बच्चा एक्चुअली, जब छोटा बच्चा होगा, वो जाएगा पार्क्स में, वो देखते हैं कि हाँ ये देखो ये बी बटरफ्लाई बैठा है ना, तो ये सब चीज़ें बच्चों को वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। और जिसने 10th के बाद साइंस लिया है, मेडिकल लिया है, तो ऑब्वियसली उसको बायो में इंटरेस्ट है, तभी उसने लिया है। तो हमारा यही फोकस रहता है कि जो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है वो ना टूटे, वो हमेशा बना रहे, तो चलता है, अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी में ये जो हम कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर्स के थ्रू हम बॉडी को स्टडी करते हैं, दैट वुड कम्स इन बायोटेक्नोलॉजी। दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। That is bioinformatics. या बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ, बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली बहुत अपवर्ड अपलिफ्टेड साइंस है ये। इसमें हम इंजीनियरिंग का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे हम, जब बच्चा अपनी 11th-12th में होता है, उसको लगता है मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो मशीन्स बनानी है, मुझे तो बिल्डिंग्स बनानी है। तो देखा जाए तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी तो एक बिल्डिंग है, एक मशीन है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं टू स्टडी बायो, टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, टू स्टडी प्लांट्स, टू स्टडी ह्यूमंस। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये शुरू हुआ था लगभग 1970s में, लेट 1970s में। और ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये शुरू हुआ था इंडस्ट्रीज से, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज से। तो 70s में तो धीरे धीरे चल रहा था। फिर बूम आया 1982s में। एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, एल लिली के नाम से। तो तब शुरू हुआ था ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट कि लेट अस सी हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना जीन्स है, क्या है हमारी। जैसे अब हम सब ह्यूमंस हैं, बट हम सबकी शक्लें नहीं मिलती हैं, हम सबके फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या है कि हम हैं तो एक जैसे, बट फिर भी हम एक जैसे नहीं हैं। इसको हम बोलते हैं वेरिएशन, दैट वी ऑल आर सेम स्पीशीज बट वी आर येट नॉट सेम। तो इन चीज़ों को पढ़ा था पहले से, थी स्टडीज, जेनेटिक्स था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने आके इसको एक अलग लेवल दे दिया, जिससे इंटरेस्ट मेडिकल से नॉन मेडिकल के लोगों में का भी शिफ्ट हो गया इस चीज़ में। तो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2003 में। लेकिन जो एल लिली कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, अब डायबिटीज़ पे आए अगर हम, तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा एक ऐसी डिजीज़ है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है और मोस्टली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, मैं बायोटेक से डायबिटीज़ पे शिफ्ट होकर वापस बायोटेक पे आऊँगी। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। एंड इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो हमारी बॉडी, हमारे ब्लड से शुगर को निकालता है, जो एक्स्ट्रा शुगर है। क्योंकि अगर अब क्यों निकालता है, एक्स्ट्रा शुगर है तो है, क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा शुगर होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स की वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बॉडी में अपने आप से एक मैकेनिज्म है कि जी इंसुलिन उस शुगर को एक्सट्रैक्ट करके लिवर में स्टोर करेगा। तो जिसको डायबिटीज़ है उसका ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसके पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो कंपनीज थी वो क्या करती थी, अब ह्यूमन का तो इंसुलिन खराब हो गया है, लेकिन ह्यूमन जैसे जो एनिमल्स हैं, जैसे कि पिग है, काऊ है, उनकी बॉडी से
इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन को दिया जाता था। तो वहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स आती थी। एक तो जो लोग रिलीजियस हैं वो बोलेंगे यार हमें तो आप एनिमल को मार के हमें बचा रहे हो। जो नॉनवेज नहीं खाता है वो ये भी, क्योंकि पैनक्रिया से इंसुलिन ऐसे नहीं निकलेगा, यू हैव टू किल दैट ऑर्गेनिज्म, फिर उसका पैनक्रिया एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें से इंसुलिन निकलेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पूरा एक कैटल सिस्टम रेयर करना पड़ता था। पिग रखेंगे, काउज रखेंगे, गोट्स रखेंगे, फिर वहाँ से तो वो एक अलग और इंडस्ट्री। उसकी वजह से जो दवाई थी इंसुलिन की वो अपने आप से बहुत कॉस्टली हो जाएगी जब कंपनी को पूरा एक रेयरिंग सिस्टम रखना है। तो ये जो एलईडी कंपनी है, इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग दैट इंसुलिन इन लैब्स। इतना एडवांसमेंट आ गया था उस टाइम तक बायोलॉजी में कि उन्होंने लैब में ही वो इंसुलिन बनाना शुरू किया और उसको छोटी छोटी बॉटल्स में डाल के दे स्टार्टेड कमर्शलाइजिंग इट। तो वो जो कॉस्ट थी वो अपने आप बहुत डाउन चलेगी जब हम कैटलिन ही रेयर कर रहे हैं, तो वो सब हो रहा था। तो उसकी वजह से जब कमर्शियल कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली और फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोलेंगी वी शुड ऑल्सो डू दिस। तो वहाँ से बायोटेक लोगों में और ज़्यादा नोन हो गई, फेमस हो गई कि ये एक अच्छा टेक्निक आ गया है कि लैब में बनाओ और बाहर भेज दो, आपको वो सब नहीं करना है। सो ड्यू टू दिस बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड। दूसरा, हम जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे थे तो वो एक ही कंट्री नहीं कर रही थी, अमेरिका और भी कंट्रीज कर रही थी। तो उन सब ने भी फिर बायोटेक का यूज़ किया एंड जो प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल सकता था वो 13 ईयर्स में, 13 ईयर्स इज अगेन अ बिग टाइम, बट वो 13 ईयर्स में जाकर फिर ख़त्म हुआ। तो ये सब चीज़ों वहाँ से बायोटेक आया। अब तो बायोटेक के कोर्सेज हैं अवेलेबल, लाइक इफ़ यू आर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आप बायोटेक का एक 6 मंथ्स का कोर्स कर लीजिए, आपको बायोटेक आ जाएगा, आप अपनी स्टडीज़ में उसमें क्या कराते हैं 6 मंथ के कोर्स में? सर बायोटेक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें आने चाहिए, है ना। मोस्टली तो बायो के लोगों को वो आते हैं, बट जिनका बहुत पहले का स्टडीज़ हैं, उस टाइम पे ये टेक्निक्स नहीं थी, तो वो अपने आप को अपडेट करने के लिए दे डू दिस कोर्सेज। मैं अक्सर सोचता था कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो कैसे इकट्ठे हो गए और ये हमारी बॉडी जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक यूनिटी जिसको हम कह सकते हैं कि ये साइंस बायोटेक इसके बारे में क्या कहती है, ये सब इकट्ठे कैसे हुए और ये कैसे वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इससे ज़्यादा बैक्टीरियाज और जिनको हम गलत नाम से भी जानते हैं वो भी हमारी बॉडी जिंदा रखने के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नॉन बायो का होगा उसको क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर हम इसके डीप में जाएं, डेप्थ में जाएं, तो हमारी जो लाइफ है वो शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है एक जायगोट से। जब एक मेल स्पर्म और एक फीमेल एग फ्यूज करेगा, वहाँ पे जायगोट बनेगा। और वो जायगोट धीरे धीरे डिवाइड होते होते एक जो भी जिस भी सेल से वो बन रहा है उस ऑर्गेनिज्म की फॉर्म ले लेगा। तो जायगोट इज बेसिकली अ 2 सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसमें एक स्पर्म और एक एग का न्यूक्लियस आया। तो धीरे धीरे जब वो 2 से 4 में डिवाइड होगा, 4 सेल्स 8 बनेंगे, 8 16 बनेंगे, 16 32 64, तो वो एक छोटे से सेल से इतना बड़ा मास बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब वो सेल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। वो सेल्स अपने आप कुछ चेंजेस होते हैं, नेचुरल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से वो अलग अलग फॉर्म्स ले लेते हैं। लेकिन जैसे कि उन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स हमारी आउटर लेयर, हमारी स्किन बन जाएगी, उन्हीं में से कुछ सेल्स एक हेड के सेल्स में चेंज हो जाएंगे। शुरू तो वहीं से हुआ सब कुछ। तो इस पूरी स्टडी को भी आजकल आपने सुना होगा स्टेम सेल बायोलॉजी के नाम से। स्टेम सेल्स का मतलब वो सेल्स जो बेसिक हैं, जिनके पास ये पावर है कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। लाइक वो सेल एक किडनी भी बन सकता है, वो सेल एक ब्रेन भी बन सकता है, वो एक हार्ट भी बन सकता है। तो अभी तक हम जैसे सुनते आए हैं कि ट्रांसप्लांट होता है, हमारा कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम हुआ, किसी और ने डोनेट किया और हमने वो लगा दिया। बट अब क्या आ रहा है सर? अब ये आ रहा है कि लाइक व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट, उस टाइम पे क्योंकि बन रहा है वो जायगोट, तो उस टाइम पे अगर आप स्टेम सेल्स निकाल के प्रिजर्व कर दें और कल को उसी चाइल्ड को कुछ प्रॉब्लम होती है तो फ्रॉम दो स्टेम सेल्स यू कैन क्रिएट एन ऑर्गन। तो हॉस्पिटल्स करते हैं इसको प्रिजर्व? ये करते हैं, लाइक उसके कुछ चार्जेस ऑब्वियसली सर, इसके चार्जेस, एक्सट्रैक्शन के चार्जेस होंगे, फिर आपको स्टोर करना है। अब होते ही तो डिजीज नहीं है, डिजीज होगा 50s में 60s में, तो उतना टाइम वो रहेगा।
जैसे हम अपनी ज्वेलरी को बांध के लॉकर्स में डालते हैं और हमने रखते हैं उसको भी तो फ्रीजर में रखना है। हाँ बट वो फिर बायोलॉजिकल कंडीशंस में रहेंगे ना, वो स्टेम सेल्स अच्छा, शुड वो बी environment एक्टिव। है। हाँ कि वो अगर हम आज से 50-60 इयर्स बाद भी यूज करें तो वो एक्टिवली डिवाइड कर पाए, तो उनको वो कंडीशन देनी है जो बॉडी की कंडीशन है, तो वो सबके भी चार्जेस हैं। तो वो सेल्स अपनी बॉडी को मिस नहीं करते होंगे? करते होंगे बट हमने उनको आर्टिफिशियल कंडीशन दे दी है ना कि उनको लगे कि हम बॉडी में ही है बट हम फ्रीज्ड है। अभी हम तब डिवाइड होंगे जब कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। ये है मैम, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जूलॉजी एंड बॉटनी है ना, तो जैसे कि मेरा अक्सर हमारे केस से यही क्वेश्चन आता है कि 5 एलिमेंट्स, सॉइल, वाटर, और ये शायद आपने ये 2 वर्ड्स में कवर कर दिए जूलॉजी एंड बॉटनी में। जी मैम, एक मुझे एक बताओ कि एक वैसे मैं पूछता हूँ, जैसे कि आप बायोलॉजी के इतने ऐसे टीचर हैं, आपको बहुत बारीकी में नॉलेज है, क्या आप पैनिक क्रिएट करते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं या मैं इसको साफ कर लूँ, या इतनी नॉलेज होने से बंदे का खुद में कुछ चेंजेस आते हैं? देखिए सर, नॉलेज होना अच्छी बात है बट उस नॉलेज को लेके अगर आप ओवर पोजेसिव हो जाएंगे तो फिर वो एक ड्रॉबैक हो जाएगा नॉलेज का। हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, हाथ कितने टाइम तक वॉश, लाइक कुछ लोग हर वक्त हैंड ही वॉश करते रहते हैं ना, दैट इज सम अदर प्रॉब्लम। तो ये नॉलेज होने से हम अवेयर होते हैं कि हमें क्या कितना कब करना है। जैसे कोविड के टाइम पे जैसे ना कि हैंड वॉश, जैसे कहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम भी हमारे उसमें से बढ़ेंगे अगर हम बार बार हैंड्स वॉश करेंगे या सैनिटाइज, तो हमारा इम्यूनिटी हमारी उससे कम हो जाती है। यस, तो जैसे अब सिमिलर वेज में मैं कुछ जैसे अभी कोविड में तो उन्होंने मास्क लगाया, कुछ रिलीजन्स हैं जो ऑलरेडी ऐसे मास्क डालते हैं और अवॉइड करते हैं ये चीज़ों। ये क्या रीज़न है कि वो क्यों नहीं इस चीज़ को इंटेक्ट करना चाहते हैं? उनके बीच में वो नॉलेज का क्लियर आ जाता है कोई, इसको हम कह सकते हैं? सर, जो तो रिलीजन की वजह से हो रहा है उनका तो सिंपल है कि हमारी वजह से किसी और जीव को उसकी मृत्यु ना हो जाए ना, कि अगर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रहता ही, तो वो अंदर जाएगा तो वो मर ना जाए, तो वो उस तरीके से उस पे करते हैं। हमने जो कोविड में मास्क लगाया था वो इसलिए था कि अगर हमारे अंदर कोई वायरस है, और क्योंकि ये जो वायरस है ये या कोई भी बैक्टीरिया है, दे आर नॉट वेरी मच हार्मफुल टू अस जब तक हम उनको अपनी बॉडी में ना आने दें, या हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशन, ये हमारी बॉडी में रहते हैं। हमारी अभी भी अगर आप अपनी बॉडी में टेस्ट कराएंगे आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ज़रूर होंगे, बट वो एक्टिव तब होते हैं जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाता है, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अब देखिए ना सर, आपने घर के बाहर सोल्जर खड़े कर दिए, अब जैसे गार्ड का टाइम चेंज हुआ, चोर अंदर आने की कोशिश करेगा, तो मुझे मेरे गार्ड को स्ट्रांग रखना है, तो वो गार्ड स्ट्रांग मतलब हमारा इम्यून सिस्टम। अभी जो वायरस है वो बहुत चालाक होता है। नॉर्मली वायरस इज अ नॉन लिविंग थिंग, हम वायरस को एक नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। इस वक्त भी एनवायरनमेंट में काफी वायरसेस अवेलेबल हैं। बिल्कुल सर, होंगे, हमारे हाथों में इम्यून ने उसको रोक रखा है, या अगर वो हमारी बॉडी में आ जाए तो हमारी बॉडी में इतनी पावर है कि उसको कंट्रोल कर लेंगे। जैसे आप अगर देखिए, हमें कोई वायरल डिजीज या वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो 4-5 दिन में पहले अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, तो उसको 2-3 डेज चाहिए अपने आप को पूरा वो करने को, फिर वो अपने आप डाउन जाता है। अपने आप भी नहीं, ऑब्वियसली वी टेक सम मेडिकेशन, बट मोर पावर हमारे इम्यून सिस्टम की उसमें काम करती है। अब जो इम्यून सिस्टम है उसको आप सर 3-4 तरीके से पढ़ सकते हैं। वन इज बायोलॉजी, कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको मार देते हैं। अच्छा, अब इम्यून सिस्टम आपका, एवरीवन वांट्स कि हमें डिजीज ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहे, तो ठीक है, उसके लिए आप कुछ खाना पीना अपना, यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट, ये वो हम सब करते हैं, चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी बॉडी के कामनेस का। अगर हम अंदर से शांत हैं, अगर हम अंदर से स्ट्रेस फ्री हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर हमें स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो एक, देखो आप घर में हैं, आप किसी को डांट रहे हैं बच्चे को, तो वो बच्चा बेचारा श्रिंक होके बैठ जाएगा कोने पे। वहीं पे आप प्यार से उस बच्चे के साथ बात कर रहे हैं तो वो कूदेगा, वो खुश रहेगा, है ना। सेम इज विद आवर इम्यून सिस्टम आल्सो। मैम, इसमें उल्टा हो गया, इसमें जो बच्चा है वो शांत है और जो डांट रहा है वो एग्रेसिव है, राइट? तो
शांत में वो ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा कहीं? शांत में वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है सर, शांति उसको चाहिए ताकि वो अपने प्रॉपर काम कर सके। इम्यून सिस्टम को अगर देखो, अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए। स्ट्रेस की तो कोई दवाई भी नहीं है, डॉक्टर्स भी दे से कि भाई स्ट्रेस मत लो, सो जाओ, आराम करो, है ना, लिसन टू सम म्यूजिक, मेडिटेशन करिए, व्हाटएवर। तो बेसिक सा फंडा ये है कि अगर हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमारा बैलेंस डाइट रहता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में वो सब कुछ है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके मैम, जैसे मैं इसके रिलेटेड बात करते हैं कि मैंने देखा कि बंदा बिजी रहे तो वो उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं लगता और एक्चुअली में वो इग्नोर कर जाता है। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी काफ़ी मैटर करती है क्योंकि वो कहीं पर और फोकस्ड है। राइट। अगर बंदा कहीं पर फोकस नहीं है, कहीं पर बिजी नहीं है, then multiple things would come and accordingly। Yes। तो है तो बेसिकली वो शांत ना, लेकिन वो बिजी नहीं है, फोकस नहीं है ना। दैट वाज माय क्वेश्चन कि सर शांत होना और काम ना करना दो अलग बातें हैं। मैं ऐसे आराम से बैठी हूँ, मैं शांत नहीं हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दैट इज नॉट शांति। शांति इज आपका दिमाग शांत है, जो अंदर से आपके थॉट्स हैं वो काम है। बाहर की सिचुएशन मुझे इतना नहीं राइट, इतना बाहर का आपको इफेक्ट नहीं देगा जितना अंदर की सूदिंगनेस, अंदर की शांति। आराम से, अब सर जो इंसान बीमार है वो भी तो आराम से अपने बेड पे बैठा है, बट वो बीमार है। मैम ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये इसी में आते हैं सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स मेरे पूरी साइंस में ही आती है, बट ये मोस्टली इट कम्स अंडर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओके। बायो में इसमें बायो में इनका डायरेक्ट रोल नहीं है। बायो में हम टिश्यूज, ऑर्गन्स पढ़ते हैं। दूसरा जैसे प्लांट्स की आपने बात की, हमने प्लांट्स को कहते हैं कि प्लांट्स, जब चंद्रशेखर जी ने कुछ 1900 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि प्लांट्स को भी पेन होता है, तो उसके ऊपर कुछ स्टडीज और भी हुई। जैसे एक मैंने ट्री रिसर्च सेंटर सुना था यूएस में कि ट्री की जितनी एज होगी वो उतनी रिंग्स बन जाएंगे। तो वो इसके बारे में कुछ बताओ। उन रिंग्स को बोलते हैं सर कैम्बियम रिंग्स। ओके। सीजन वाइज वो रिंग्स बनती हैं। आपने अगर कभी कोई पेड़ कटा हुआ देखा होगा तो आपको उसमें डार्क एंड लाइट ब्राउन रिंग्स दिखती हैं। तो वो रिंग सीजन वाइज होती है। जैसे एक समर और एक विंटर की रिंग से आप एक साल काउंट करेंगे, है ना। फिर एक समर विंटर आया, एक और रिंग। तो समर्स में टेम्परेचर कुछ और होता है, समर्स में पानी कम होगा, सॉरी विंटर्स में पानी कम होगा, फिर सनशाइन कम होगा। तो उस टाइम प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस में होता है बिकॉज वो इजीली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। गर्मियों में धूप बढ़िया है, पानी भी है, तो अलग अलग वेदर्स के अकॉर्डिंग रिंग्स के कलर चेंज होते हैं, डार्क एंड लाइट। पतझड़, उसके पत्तों के भी तरह ऐसी चीज। हाँ, पतझड़ में भी यही होता है। पतझड़ के टाइम पे प्लांट्स में कुछ अलग हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं जिनकी वजह से वो जो लीफ है वो सब झड़ जाते हैं एंड न्यू सेल्स स्टार्ट फॉर्मिंग। तो न्यू सेल्स की वजह से नए पत्ते आएंगे, नई स्टेम्स आएंगी, तो हम बोलते हैं कि इनका दोबारा से जन्म हो रहा है। तो वो भी देखिए सीजनल चलता है। आप देख रहे हैं हमारे सीजन्स होते हैं, गर्मी आई, फिर बसंत आई, फिर पतझड़ आएगा, तो वो उसी हिसाब से बनते हैं। वो देखा जाए तो आजकल भी ब्यूटिफिकेशन में यूज हो रहे हैं वो बेंचेस वगैरह, ट्रीज को कट करके वो सुंदर लगते हैं। मैम आपको कुछ कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक है जिसको मेरे को बच्चों को पढ़ा के बड़ा मजा आता है आपको समझने में? हाँ, अगेन मुझे बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि एक्चुअली में जब मैं वो बच्चों को पढ़ाती हूँ ना तो बच्चों की आंखें ऐसे चमक रही होती हैं कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। बहुत आजकल उस पर काम एक्चुअली चल रहा है बिकॉज आपने अगर देखा होगा मोदी जी ने बोला है कि भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे नीम के पत्तों को सुखा के उसको खेतों में डाल दो। तो वो एक्चुअली वो चीज़ें हम बायोटेक में करते हैं, बट बायोटेक इज़ ऑब्वियसली नॉट ऑर्गेनिक। आप उसमें तो बायोटेक में एक बहुत अच्छा एक टॉपिक आता है जिसमें क्या है सर, देखो जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमें डिजीज़ होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी डिजीज़ होते हैं। तो जितना भी हमारे पास अब इंडिया का टॉप मोस्ट जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर, है ना। 33% हमारा जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आता है, फार्मर्स के थ्रू आता है। तो कुछ प्लांट्स को डिजीज हो जाते हैं। अब बेचारे किसान को देखो, उसने खेती की इतनी और उसकी आधी से ज़्यादा या 25%
वीट में भी सपोज डिजीज आ गया, तो बायोटेक ने वहाँ पे क्या रोल प्ले किया, उन्होंने क्रोमोसोम्स को मैनिपुलेट कर दिया, उन्होंने जीन्स, वीट की जीन में ऐसा जीन डाल दिया जो डिजीज को रेजिस्ट कर सकता है। तो बस आपको वो खेती करनी है, उसमें कोई केमिकल स्प्रे नहीं करना है, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है, उसके अंदर ही हमने वो पावर दे दिया कि अगर कोई वायरस आएगा तो वो वायरस कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये रिसर्चेस कहाँ होती है? ये इंटरनेशनल रिसर्च? नहीं सर, ये इंडिया में होती है, ICAR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इट इज़ इन दिल्ली। और बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं, एनिमल्स पे रिसर्च होती है, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे हमारे करनाल में है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे दूध की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है। आजकल फोर्टिफाइड फूड आता है, लाइक आप दूध तो पी रहे हैं बट उसमें आपको साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा मिल रहा है। अब हम कैल्शियम, अब सर देखिए इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो लोअर कैटेगरी में आता है ना, तो वो कितना फ्रूट्स खाते होंगे रोज में? नहीं खाते, बट दूध, चावल, रोटी ये तो हर कोई खा रहा है। तो बायोटेक की हेल्प से हमारे इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ बन गई हैं कि आप चावल खा रहे हैं और साथ में आपको विटामिन A मिल रहा है, आपको साथ में पोटाशियम मिल रहा है। तो वो चीज़ें हैं जो कोर में जाके हमें और हमारे कंट्री को हेल्प करेंगी। बाकी जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो इवन चॉकलेट्स में देख रहा हूँ कि जो आजकल कहते हैं कि प्रोटीन बार्स। एक मिनट, पुनीत कब से? कार्ड में फुल हो गया। कब से? कितनी देर अभी? हाँ जी, अभी जस्ट अभी। हाँ ये ठीक है। तो याद भी नहीं हमें क्या क्या बातें कर दी। नहीं, वो दूसरा है। अच्छा। वो सब चल रहा है। हाँ देखो, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, स्टार्ट। मैम जैसे मैं पूछ रहा था कि आपका ये जो चॉकलेट्स आजकल आ गई है, जिनमें जो हमारे पास स्टेरॉइड्स आते हैं, जिसमें कहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको बॉडी को हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, इनके बारे में कैसे है? ये भी जैसे हम मीट में एडवांसमेंट कर रहे हैं, क्या ये चॉकलेट्स में एडवांसमेंट होगी, ये भी बॉडी को हेल्पफुल रहेंगी? सर यस करेंगे, बिकॉज हर बार आप जब ये वीट एंड राइस खाते हैं ना, आजकल का जनरेशन इट इज़ मोर टुवर्ड्स चॉकलेट, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स, तो इसीलिए चॉकलेट ने भी एक अपना वेरिएबल निकाल दिया, एक वैरायटी निकाल दिया कि चॉकलेट रिच इन प्रोटीन। बट ऑब्वियसली चॉकलेट है तो कहीं ना कहीं शुगर कंटेंट ही ज़्यादा होने वाला है। एंड अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक फैट का अमाउंट कम होना चाहिए और मसल्स का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए इन बॉडी बिल्डर्स बॉडी। तो प्रोटीन जो है इट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ मसल। हम जितना प्रोटीन ले रहे हैं उतना हमारी मसल स्ट्रांग होगी। तो वो बस मुझे लगता है कि वो एक है कि आप वैरायटी ऑफ चॉकलेट, अगर एक उनका मन कर रहा है कि मुझे कुछ मीठा खाना है तो विद अ चॉकलेट ही कैन हैव स्वीट एज वेल एज अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। मैम जैसे अभी ना, जैसे एस्ट्रोनॉट्स में एक बहुत बना ना, मैं इसका देखता था तो उस टाइम बताते थे कि एस्ट्रोनॉट्स जब जा रहे हैं तो वो एक कैप्सूल लेकर जा रहे हैं, वो कैप्सूल उनकी पूरी डाइट कंप्लीट कर रहा है, शायद पूरे दिन की है ना। तो कुछ तो कह रही थी खोलो तो वो उसमें पानी डालो एंड इट वुड बिकम योर फूड, बट सम सेज कि आप ऐसे कैप्सूल खा लो एंड ये आपकी बॉडी की पूरी रिपोर्ट। एक हम पूरे 3 टाइम का खाना खाते हैं और एक वहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप कैप्सूल पर रेजिस्ट कर सकते हैं, ये क्या है? ये इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग अगेन। हमारी बॉडी को सर एक बैलेंस्ड फूड चाहिए, है ना। तो वो अगर हम डिटेल में उसकी बात करें तो एक हाफ बाउल ऑफ राइस इज इनफ एंड 1 चपाती 2 चपातीज आर इनफ। बट ज़्यादा क्या चाहिए हमें सब्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर वेजिटेबल में कुछ कंटेंट ज़्यादा कुछ कंटेंट कम है। साथ में आपको स्प्राउट्स चाहिए, सैलेड चाहिए, कर्ड चाहिए, ताकि हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा कुछ मिले। अब जो गए हैं स्पेस में हमारे साइंटिस्ट, वो तो ऑब्वियसली दे कांट मेक फूड 3 times a डे। तो एक हमारे पास एक एल्गी होती है, नेचर में इतना कुछ है ना सर, आधी चीज़ें तो पता ही नहीं है हम लोगों को, हमें तो वही रोटी चावल सब्जी दाल ही पता है। सो एक एल्गी होता है जिसका नाम है स्पिरुलिना, ठीक है। उस एल्गी के अंदर इट इज़ रिच इन ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए टू सर्वाइव।
जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, सब बैलेंस बनाने के लिए चाहिए। तो अगर आप एक वो स्पिरुलिना का इंटेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब एक ऐसा सेल जिसमें उतना प्रोटीन इनफ है जो आपकी बॉडी को चाहिए, और प्रोटीन के साथ और बहुत चीज़ें, वही जो मैंने अभी आपको सारी लिस्ट बताई। तो आजकल स्पिरुलिना बहुत ज़्यादा चलता है, लाइक इफ़ यू आर ऑन डाइट, अब डाइट पे आजकल बहुत लोग रह रहे हैं, तो डाइट पे आप बॉडी को तो चाहिए, वो तो हमारा अलग सिस्टम है कि हमें डाइट पे जाना है, डिजीज़ है, ये है वो है, तो बॉडी को तो सब चाहिए। तो आजकल ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है स्पिरुलिना, ये बहुत चलता है। तो इट कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर घोल के पी लीजिए। इट इज़ कैप्सूल। इसका पता कब लगेगा मैम कि ये हेल्दी है कि नहीं? सर ये हेल्दी है क्योंकि ये नेचुरल है। ये नेचुरल है, ये नेचर में बनती है, ये ओशंस में आपको नीचे मिलेगी, बिल्कुल डीप डाउन दी ओशन। ये दिखता कैसा है, ये आपको एक लंबी सी घास जैसा दिखता है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, साफ किया, इसको ड्राई कर दिया, ड्राई कर देंगे तो पाउडर बन जाएगा। अब हम खुद तो ओशन के नीचे जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बाय इट फ्रॉम समवेयर, बट इसमें वो सब चीज़ें हैं नेचुरली जो एक बैलेंस डाइट में चाहिए। तो अगर आप ड्यू टू एनी मीन्स वो बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट का आपने बोला, तो वो इसको ले सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे है, एक अब एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उनको उधर लाइट भी चाहिए, वहाँ तो कनेक्शंस नहीं है, वहाँ तो सर्किट्स नहीं है, तो वो एक सेल है, फ्यूल सेल बोलते हैं उसको। ये थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ जा रही हूँ मैं और फिजिक्स की तरफ। ये फ्यूल सेल होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शंस करा के एक सेल बनता है, और उस सेल से एनर्जी निकल रही है। एनर्जी मीन्स आप लाइट उससे यूज़ कर सकते हो, बैटरीज अपनी यूज़ कर सकते हो, और उस सेल का एक वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर, और वो वाटर इतना प्योर है दैट कैन बी यूज टू ड्रिंक। तो वो कितने काम कर रहा है वो एक सेल, जो अगेन हमें साइंस नहीं दिया। अभी मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि ना हम देखते हैं कि जो फूड हम खाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, वो सन से हमारे पास आ रहा है, और दूसरा आपने बताया कि डीप सी में जाकर वहाँ तो शायद सनलाइट भी नहीं जाती होगी, एंड स्टिल वो एक हेल्दी फूड हमें वहाँ पर भी मिल रहा है। सर ये आपने बहुत डीप डाउन क्वेश्चन पूछ लिया है बायो में। होता ऐसे है कि हर चीज़ की डाइवर्सिटी है। अब हम इंडिया में हैं तो हमें दिखता है कि पौधे ज़मीन से ऊपर उग रहे हैं, वो सन की लाइट ले रहे हैं, और लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन अगर आप पोल्स की तरफ जाएं, जहाँ पूरा पेड़ जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ तो सनलाइट भी नहीं है, तो वो प्लांट्स कैसे अपना काम करते हैं, वो कैसे उग रहे हैं, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? सीजन ही ये होता है, वो तो वेट करते हैं, वो तो अपने हाँ, स्नोफॉल से तो डिसाइड करते हैं कि fruits कैसे इसको हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो समंदर के अंदर जितना उनको मिल रहा है वो उसी से अपना फूड बना रहे हैं। इवन जो जिनके ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं वो स्नोफॉल से बताते हैं कि इस पर हमारे ज़्यादा बर्फ पड़ी है तो ज़्यादा फ्रूट्स होंगे। हाँ, क्योंकि वो फ्रूट को ग्रो करने के लिए लेस टेम्परेचर चाहिए। तो हर जगह के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग वहाँ पे ट्रीज मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। ऐसे ही एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी है। जो आपको एनिमल यहाँ मिलेगा वो आपको शायद ठंडे जगह पे ना मिले, जो वहाँ अब स्नो लेपर्ड तो ऑब्वियसली वही मिलेगा, वो यहाँ नहीं। तो ये सब, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी। डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, और फिर वो अपने आप, आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है ना। तो आपको फिट होने के लिए अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना ही पड़ता है, और उस एडजस्टमेंट्स के टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, वो नेचुरल है। वैसे एक ना इसी थ्योरी पे वैसे मैं समझ गया, मैं इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सेल ने अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ढाल लिया है। तो लेकिन अगर हम इसको अर्बन स्टेट में लाएं तो लोगों ने इसका मतलब दूसरा ही निकाल लिया कि मुझे शायद किसी और को नीचे करना पड़ेगा जाने के लिए, या मुझे लड़ना पड़ेगा। लेकिन तो ये सेल की बात हो रही है। तो इस केस में एक थे लियो कुछ नाम था उनका, रशिया के थे साइकोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। उन्होंने कहा था कि ये जो डार्विन की थ्योरी है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नहीं है कि अगर हम ध्यान से देखें जंगल में तो हर जानवर दूसरे जानवर के साथ कोऑपरेट कर रहा है। कहते शेर उतना ही खाना खाता है जितना उसको भूख होती है, उसके बाद नहीं खाता वो।
सिर्फ एक इंसान ही ऐसा बनता है जो जिसकी भूख नहीं कभी खत्म नहीं होती है। खत्म नहीं राइट होती है। राइट। तो मेरे को एक अच्छी लगी हाँ, नहीं, अच्छा। यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है कि सर्वाइवल होता है बिकॉज आपके सेल की रिक्वायरमेंट है उसकी ग्रो करने की। अभी एक क्वेश्चन पड़ा कि बहुत क्वेश्चन में समझ में आया था। हाँ मैम आजकल वेगन्स जो काफ़ी मैं सुन रहा हूँ कि वेगन्स वो कह रहे हैं कि हमें मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं। इवन नॉनवेज तो कर नॉनवेज एक कैटेगरी है। वेगन्स कह रहे हैं कि हम मिल्क प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं क्योंकि हम अगेन ये हमारा प्रॉब्लम आ जाता है कि इंसान की लालच खत्म नहीं हो रही। वो जो बच्चों को भी दूध जाना चाहिए वो भी हम उठा के भी हैं, दैट्स व्हाई हम छोड़ ही रहे हैं, वी आर गेटिंग वेगन्स में। तो ये मेरे को बताओ कि जो वेज है, नॉन वेज है और ये जो वेगन्स है, इनमें कुछ नेचर में भी फर्क आ जाता है इनके, या फिर यहाँ पर बॉडी में ऐसी सेल्स भी हैं जिनको नॉन वेज रिक्वायर्ड है? सर देखो, हम हैं ह्यूमन बीइंग्स और हम आते हैं एनिमल की कैटेगरी में, बट एनिमल विद कॉन्शियसनेस, राइट। हर ऑर्गेनिज्म को वो इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि वो अपना फूड इनटेक ले सके। अब अगर हम सिर्फ अपने टीथ के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, ह्यूमन का, एक बर्ड का और एक आप ले लीजिए लायन का या टाइगर का, है ना, उनके टीथ, उनका जॉ इस तरीके से डिज़ाइंड है दैट दे हैव टू ईट मीट, है ना। लेकिन एक बर्ड का जो बीक है या जो टीथ है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो एक प्लांट को ही खाएंगे। अब ह्यूमन की बात करते हैं, हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है दैट वी शुड गो ओनली विद प्लांट बेस्ड डाइट। हमें एनिमल बेस्ड डाइट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि स्टडीज़ ने बोला है कि वंस यू टेक अ नॉन वेज तो वो आपके बॉडी में कम से कम 48 आवर्स तक अनडाइजेस्टेड रहता है। तो अनडाइजेस्टेड रहने का मतलब बॉडी को बहुत काम करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तब भी वो 100% डाइजेस्ट नहीं होगा। वहीं पे अगर एक पर्सन प्लांट बेस्ड डाइट ले रहा है तो प्लांट्स आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट। तो जो चीज़ हमारे शरीर के लिए आसान है ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी करके अच्छा फील करेगी। और यस, आप जैसा खाते हैं आपका नेचर भी वैसा होता है। ये साइकोलॉजी ने भी बताया है, ये हमें रिलीजन ने भी बताया है और ये हमारी बायोलॉजी ने भी बताया है। आप जैसे खाना खाएंगे, इफ यू आर हैविंग अ सॉफ्ट फूड, अब ये भी नहीं है कि आप वैसा मन, वो एक्चुअली वैसे तो ये साइकोलॉजी की टर्म्स में आता है कि जैसा खाएंगे वैसा आपका मन होगा, बट ये बायोलॉजी बॉडी के हिसाब से भी यही है। जरूरी नहीं है कि अगर टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो हर इंसान का डिफरेंट है, कहीं तो नहीं, बट जो टीथ का अरेंजमेंट है वो सबका सेम है। पीछे मोलर होगा, पीछे वो टीथ होगा जो चीज़ों को अच्छे से क्रश कर सकता है। आगे के टीथ जो है वो हमारे इंसिसर हैं, आपने देखे होंगे आगे के तीखे होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, किसी के थोड़े कम शार्प रहेंगे। तो वो शार्पनेस क्यों है? टू कट द थिंग, टू टीयर द थिंग। कोई चीज़ काटनी है, आप रोटी खा रहे हैं, व्हाटएवर, है ना, तो वो स्ट्रक्चर ही, जब नेचर ने हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कि हमें सॉफ्ट चीज़ें खानी है तो वाई टू गो टू नॉन वेज। बट येस, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन इंटेक कम मिलेगा। बट जो एनिमल प्रोटीन हम ले रहे हैं वो तो प्रोसेस्ड है, तो प्रोसेस्ड फूड को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अनप्रोसेस्ड फूड को। आप एक गाजर खाएं और आप एक नॉनवेज का कुछ खाएं तो ऑब्वियसली दोनों का डाइजेशन में बहुत फ़र्क है, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो इनडायरेक्टली हमारा किडनी, हमारा हार्ट, हमारा स्टमक, वो सब काम पे लगा है। अब यहाँ पे फिर एक और कंसेप्ट आ जाता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो काम हैं। हमारा जो बॉडी है, एक तो डाइजेशन करना, दूसरा रिपेयर एंड हीलिंग करना। तो अगर आपको दो काम करने हैं और आपको एक ही काम से फुर्सत नहीं मिल रही है, आप दूसरे काम तक कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते हैं। अब स्टमक ने फूड डाइजेस्ट किया, जब तक वो बैठा कि चलो मैं कुछ रिपेयर करता हूँ, फिर फूड आ गया, वो फिर चला गया फूड को डाइजेस्ट करने। अच्छा चलो अब कुछ एक सेल खराब सा लग रहा है, इसको रिपेयर करते हैं, फिर आपने 4-5 बजे कुछ खा लिया। तो इट इज़ योर ईटिंग स्टाइल जो बायोलॉजी के साथ मेंटेन होना चाहिए। जो पहले के टाइम पे बोलते थे कि जी सूर्य अस्त के बाद आपको खाना नहीं खाना है। ये आपने मेरे को बताया कि हमारी बॉडी जो सी है वो प्लांट्स खाने के लिए बनी, क्योंकि एक
एक स्टडी करी कि नहीं हम दोनों एनिमल और हम ही कुछ और भी आते हैं एनिमल्स कुछ ऐसे जो ओमनिवोरस हैं जो दोनों चीजें खा सकते हैं। ओमनिवोरस राइट, कि दोनों चीज़ें खाते हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं कि हम वेज भी खाना है। और अगर वो ऐसा बोल रही है, साइंस ने बोला, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनको नॉनवेज का एक्चुअली रिक्वायरमेंट हुआ। सर हो सकता है रिक्वायरमेंट हो, बट इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हफ्ते में 4 बार खाएं या आप अपनी वजह से यू आर लाइक किलिंग एनिमल्स, इतना भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला जैसा तन वैसा मन।